चलो चेक कर लो कितना आंसर्स फॉर होमवर्क। होमवर्क का आंसर चेक कर लो। तू तो हो गया है ना। 12 फर्स्ट सिक्स सब में दो ही एंट्रीज था आया। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1 crore 10 lakhs and then डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर टू बैंक 1 crore 10 lakh 1 crore and 10 lakh बराबर। सिक्स सब पहला 1 तारीख को है फिर 7 तारीख को। क्वेश्चन 7 अगेन ओनली 2 एंट्रीज। 7th में 31st मई को बैंक टू 12% डिबेंचर 1 crore 20 lakhs 1 crore 8 lakhs बैंक to 12% application 1 crore 8 lakhs and then 12% application 1 crore 8 lakhs discount 10 lakhs to debenture 1 crore to bank 18 lakhs and 12 सब में एक ही एंट्री है। बैंक नहीं सॉरी 4 है 5 पहला वाला है बैंक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू 12% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। चलो पहला एंट्री है प्लीज बी क्वाइट। 12th बैंक अकाउंट डेबिट discount on issue of debenture debit, loss on issue of debenture debit to 12% debenture to premium on redemption of debenture. Bank 9 lakhs, discount 1 lakh, loss on issue 50,000 to 12% debenture 10 lakhs to premium on redemption of debentures 50,000. Is that clear? बराबर है? Please हो रहा है। Then debenture interest 60,000 to debenture holders 54 to TDS 6. Then debenture holder TDS to bank 54 6 and 60 बराबर। Again debenture interest to holder to TDS 60 54 6 and debenture holder TDS to bank 54 6 and 60। कुछ भी लिखती हो लॉजिक तो देखो उसमें क्या बनता है। सॉरी नहीं अंडरस्टैंड लॉजिक बराबर है। इंटरेस्ट टू होल्डर टू टीडीएस होल्डर टीडीएस टू बैंक मिला पे ऑफ किया पहले पेएबल फिर पे पहले पेएबल फिर पे और उधर भी डिबेंचर एप्लीकेशन ही आएगा खाली डिबेंचर आएगा नीचे फर्स्ट है मिला क्लियर है बोलो एनी डाउट्स आया वो टीडीएस वाला आया सॉर्टेड व्हाट इज द एंट्री पड़ेगा इंटरेस्ट टू होल्डर होल्डर टू बैंक पे तो वापस इंटरेस्ट कैसे क्रेडिट लिखते वक्त सोचने का सोच के लिखो चलो हो गया एनी डाउट्स इन होमवर्क सर वो दो एंट्री है चिन्ह बोलो अब वो 1 crore 8 लाख है 1 crore 10 लाख लेजर नहीं बनाना था खाली जर्नल ही देखना था जर्नल ही था उसमें कुछ लेजर का है ओनली जर्नल यू है जर्नल आया बराबर से चलिए अभी आज शुरू कर रहे हैं हम लोग इन्वेंट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये नया टॉपिक है दिस हैजंट been there in your 11th and 12th standard. Inventory valuation, that is stock valuation. Okay. C 10 marks. इसका weightage is 10 marks, 5 to 10 marks.
बट गारंटी नहीं हर एक पेपर में आएगा कि नहीं। आया तो सीधा 10 मार्क। समझ गया तो इजी, नहीं समझा तो आएगा। देखो See, pay attention. पानी गिर रहा है। चलो अभी सुनो ध्यान से। See, what are inventories? एकदम ध्यान से सुनना। It's a new concept now. Pay attention. चलो stop writing now. What are you writing? Homework. बाद में करो। ध्यान दो। What do you mean by inventories? Inventories का मतलब क्या होता है? Stock. By stock we mean with stock. Closing stock. Closing stock बराबर है? अभी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? Why it is so damn important? How do you value closing stock? What is the normal principle of closing stock? Cost of market price, whichever is less. Because stock is a type of prepaid expense. Stock is a type of prepaid expense, and it is valued at cost or market price, whichever is less. ऐसा क्यों? कंजर्वेटिव, क्योंकि स्टॉक का वैल्यू जितना कम रहेगा उतना प्रॉफिट्स कम, स्टॉक का वैल्यू जितना ज्यादा उतना प्रॉफिट्स ज्यादा। तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन के वक्त भी बताया था कि क्यों डेप्रिसिएशन को पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है, क्योंकि उसके वैल्यूएशन में बहुत सारा जोर होता है। कभी ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा, बैलेंस शीट एंड पीएनएल विल श्रिंक। कभी कम डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, पीएनएल एंड बैलेंस शीट विल एक्सपैंड एंड देयरबाय जनरेटिंग मोर ईपीएस एंड मोर प्रॉफिट्स। तो ऐसे ही स्टॉक भी सेंसिटिव आइटम है। डेप्रिसिएशन भी जजमेंट के ऊपर बेस्ड है। हमने देखा, आपको लग रहा था कि एसेट की लाइफ 10 साल और सडनली लगा कि 12 साल है, तो आपका डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली कम हो गया। वैसे स्टॉक भी जजमेंट के ऊपर बेस्ड है। आपको कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस पे वैल्यू करना है। तो बाय चांस अगर स्टॉक की वैल्यू थोड़ी कम दिखा दी, जितनी है उससे कम दिखा दी, तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। प्रॉफिट्स घटेंगे, बैलेंस शीट श्रिंक होगा, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स भी घट जाएगा, अर्निंग्स कम हो जाएगी। और यही आपका स्टॉक का वैल्यू ज्यादा दिखाया तो प्रॉफिट्स विल इंक्रीज, बैलेंस शीट विल एक्सपैंड, स्टॉक मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा। तो मैनिपुलेशन पॉसिबल है, इसीलिए पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है टू वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अभी स्टॉक वैल्यूएशन को कौन सा स्टैंडर्ड गवर्न करता है? तो AS2। सॉरी, व्हाट इज AS2? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है? दो चीजें बोलता है इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए, दो चीजें बोलता है। नंबर 1, वैल्यू द स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। वो तो है ही, उसका प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड है। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। अब मार्केट प्राइस तो आपके सामने है, मार्केट में आपको पता चल जाएगा कि उस दिन पे 31 मार्च या 31 दिसंबर को मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, ये तो पता चल जाता है। बात आती है कॉस्ट, बात आती है कॉस्ट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है? आपको चाहिए वो मेथड अप्लाई करो टू फाइंड आउट दैट कॉस्ट। हम लोग वही लर्न करेंगे क्या क्या मेथड्स है। उस कॉस्ट को ढूंढने के लिए जो मेथड अप्लाई किया है उसको डिटेल में मेंशन करो। जो मेथड चाहिए वो यूज करो चलेगा, बट उस मेथड को डिटेल में मेंशन करो। एंड वैल्यू द स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, वो तो है ही। मार्केट प्राइस सीधा दिख जाता है। कॉस्ट आपको ढूंढना है, तो कॉस्ट आपने किस मेथड से ढूंढा वो मेथड बराबर से डिस्क्लोज करो एंड वैल्यू डिस्क्लोज करो, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। मतलब चलेगा, इट्स वेरी इजी। जो मेथड आपने अप्लाई किया उसको बराबर से दिखा दो एंड ओवर वैल्यू पे डिस्क्लोज करो, इतना ही बोलता है स्टैंडर्ड, और कुछ बोलता नहीं। तो अभी मार्केट वैल्यू तो सीधा सीधा सामने है, कॉस्ट कैसे ढूंढा जाए?
कॉस्ट ढूंढने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स। पहले तो होता है ब्रॉडली दे आर क्लासिफाइड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एंड नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एंड नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ये सारा कुछ दिया हुआ है थियरी में। चलो, what do you understand by historical cost method? So historical cost मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। अब मैं ये एसी खरीद के लाया, तो what is the historical cost of this AC? Only the unit value, let's say 50,000 का यूनिट है, वही है कि क्या है? Installation, fixation, transportation, everything is part of AC, right? So like that, whenever we value closing stock of goods, we record it under trading credit. Does it include only the purchase price of goods or all the proportionate direct expenses? All the proportionate direct expenses. What are direct expenses? One time expense, जो उस goods को saleable condition में लाने तक हुआ। जो उस goods को, let's say I'm importing frames, I'm a frame dealer, तो import करके frame को चाइना से लेके मेरे भिवंडी के warehouse तक लाने का जो भी खर्चा है, that is all a part of that frame। तो उसका स्टॉक में कैसे कैलकुलेट करेगा? ओरिजिनल यूनिट ऑफ द फ्रेम प्लस द फ्रेट, इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस जो भी लगा, ट्रांसपोर्टेशन लोकल जो भी लगा, डायरेक्ट वेजेस वगैरह वर्कर्स का जो भी लगा, फिटिंग विटिंग करके सेलेबल कंडीशन में लाने तक का खर्चा इज ऑल अ पार्ट ऑफ स्टॉक। दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल अ पार्ट ऑफ स्टॉक। सो ऑल योर प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एडेड टू द स्टॉक वैल्यू। इज इट क्लियर? तो पहले ये चीज समझनी है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है। हिस्टोरिकल कॉस्ट डज नॉट ओनली मीन द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ गुड्स, इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस। स्पेसिफाइंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डज इट इंक्लूड इनडायरेक्ट एक्सपेंस? एक बार सेलेबल कंडीशन में आ गया, फिर फ्लिपकार्ट हजारों एड्स चला है, इज दैट एडवर्टाइजिंग अ पार्ट ऑफ गुड्स? वो गोडाउन में पड़ा, उसका रेंट जा रहा है 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, इज दैट रेंट अ पार्ट ऑफ गुड्स? नो, those are all indirect expenses, those are all, वो घड़ी घड़ी होने वाला है, किसी पे कम किसी पे ज्यादा, उसका सेलेबल कंडीशन में लाने से कोई रिलेशन नहीं है। तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को स्टॉक का पार्ट गिनते हैं नहीं है, गिनते हैं कि नहीं गिनते? नहीं गिनते, वन टाइम खर्चे गिनते। वरना क्या होगा, अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया, किसी का कॉस्ट बढ़ के हो जाएगा 2000 रुपया फ्रेम का, किसी का कॉस्ट रहेगा 100 रुपया, कि जो फर्स्ट टाइम जो पिक किया विदाउट एडवर्टाइजिंग के, उसमें तो 100 रुपया रहेगा, जो बहुत सारे खर्चे के बाद में तो उसका 2000 रुपया रहेगा, तो पता ही नहीं चलेगा क्या प्राइस पे सेल करना है, फ्लक्चुएट होते रहेगा। सो नेवर कंसीडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अ पार्ट ऑफ स्टॉक। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है? नॉट ओनली परचेज प्राइस प्लस ऑल द प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दैट पार्ट इज क्लियर? अंडरस्टूड? अब हिस्टोरिकल कॉस्ट में लेट्स से इफ यू आर डीलिंग विद यूनिक आइटम्स, यूनिक आइटम्स एंड आइडेंटिकल आइटम्स, मतलब क्या? इफ यू आर डीलिंग इन यूनिक आइटम्स मतलब हर एक आइटम अलग बनता है कस्टमाइज बेसिस पे। एवरी आइटम इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली ऑन कस्टमाइज बेसिस। जैसे कोई डिजाइनर वेयर हो गया, डिजाइनर ड्रेसेस हो गया, आपने सुना होगा मनीष मल्होत्रा, अनीता लूला, वेरोमोडा तो चलो नॉर्मल ब्रांड है, और कौन सा आपका वो होता है ना डिजाइनर वेयर के, सब्यसाची एंड ऑल दिस थिंग्स। सो लड़की लोग को ज्यादा नहीं है, सो मनीष मल्होत्रा का। सो डिजाइनर वेयर का ड्रेसेस हो गया, या कस्टमाइज, कभी कभी फोन्स आप डिजाइन करके सेल करते हैं, या कस्टमाइज बेल्ट्स हो गए, कस्टमाइज बैग्स हो गए। तो इसका मतलब आपका हर एक यूनिट अलग बनता है, अपने कस्टमर के हिसाब से अलग बनता है, सेम नहीं रहता। नो टू यूनिट्स आर सेम। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसका कॉस्ट कैसे ढूंढा जाएगा? आइटम बाय आइटम बेसिस पे। कैसे ढूंढा जाएगा? आइटम बाय आइटम बेसिस, मतलब every item of stock will have a separate cost, will have a separate market value. You just have to compare it. Every item, every unit has a separate cost, every unit has a separate market value. Compare it and record it at a lower value. Let's say designer dresses है, 5 designer dresses है स्टॉक में, 5 का बनाने का खर्चा अलग हुआ है, 5 का इंडिविजुअल खर्चा देखो कॉस्ट कितना है, 5 का मार्केट वैल्यू देखो, कंपेयर करो, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड करो।
So how do you record unique items? Individual item basis. Common sense. Individual item basis पे record करना है. तो individual item का cost ढूंढो, market price ढूंढो, whichever is less उस पे record करो. बराबर है? अभी what if you are dealing in identical items, which most of the businesses deal in? Unique items में तो बहुत कम businesses deal करते हैं. Most of the businesses they deal in identical items. Let's say they are making ceiling fans, or if you are making chairs, or if you are making trolleys, or if you are making tripods, or you are making say mobile phones. So you are dealing in thousands of units of same type. एक ही टाइप के 1000 यूनिट स्टॉक में. Let's say I'm making chairs. चेयर्स का मेरा स्टॉक में 1000 यूनिट पड़ा हुआ है. कितना? मैं हर एक चेयर का यूनिट पे चेक करूँ, इस यूनिट पे कितना कॉस्ट हुआ, इसका मार्केट प्राइस कितना है, इस यूनिट पे कितना कॉस्ट हुआ, इसका मार्केट प्राइस कितना है, ऐसा चेक करूँ, पागल हो जाएगा. सो फॉर यूनिक आइटम्स इट इज वेरी सिंपल, आइटम बाय आइटम. बट फॉर सिमिलर आइटम्स, आइडेंटिकल आइटम्स, वी हैव बीन गिवन 4 methods. They are called as FIFO, LIFO, weighted average and simple average. FIFO, LIFO, weighted average and simple average methods of valuing the cost. ये सब दिया है, theory में दिया है, सब दिया है, theory पेज पे दिया है. Now, sorry, मुझे सोच के बताना. Sorry. Now, what is FIFO? What is the full form of FIFO? What is LIFO? Last three questions. What is weighted average पता चल जाएगा, and what is simple average वो भी पता चल जाएगा. देखो, FIFO का मतलब क्या है? First in, first out. So, if we are calculating what the cost, are you with the question? Market वाले तो मिल जाएगा बाहर से. अपने को cost चाहिए उस आइटम का. क्या चाहिए? Cost. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन मतलब मेरे पास परचेज वैल्यू है मेरे आइटम्स की, कितने का चेयर्स आया. अब चेयर्स का डीलर है, मैं चेयर्स खरीद के बेच रहा है. पूरा साल में मैंने 50,000 कुर्सी लिया, 49,000 बिका, 1000 कुर्सी स्टॉक में. तो जो 50,000 का 50,000 कुर्सी खरीदा है पूरे साल भर में, क्या सबका सब सेम भाव में आया रहेगा? अलग अलग प्राइस फ्लक्चुएट्स इन द मार्केट, डिमांड सप्लाई के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से चेंज होते रहता है. तो अगर मैं FIFO अप्लाई कर रहा है तो मैं क्या सोचेगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो जो पहले खुद से आ गए वो निकल गए. तो आखिर के जो बचे हुए हैं 1000 यूनिट्स जो बचे हुए हैं वो लेटेस्ट परचेस प्राइस वाले होंगे. लेट्स से साल भर में मैं कुर्सी मंगा रहा हूँ और साल बिगिनिंग ऑफ द ईयर 200 रुपए भाव था, फिर 210 हो गया, 215, 205, फिर लास्ट में 215 और 220. तो एंडिंग वाले कुर्सी समय है 220 के भाव पे. तो FIFO क्या बोलता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो शुरू में जो कुर्सियां आई थी वो निकल गई, तो एंड वाली जो स्टॉक की कुर्सी बची होगी वो किस प्राइस की होगी? 200 के प्राइस की या 220 के प्राइस की? तो मैं उसको अप्लाई कर देगा 220. मैं हर एक पर कैलकुलेट करते नहीं बैठेगा. भले ही उन 1000 कुर्सी में कुछ कुर्सी 200 के भाव की हो, भले ही ना बिकी हो, लेकिन मैं वो मगजमारी करने वाला नहीं हूं. बिकॉज आई एम डीलिंग इन आइडेंटिकल आइटम्स, आई एम नॉट डीलिंग इन यूनिक आइटम्स. मैं वो 1000 कुर्सी में देखने वाला नहीं है कि हालांकि कौन सा 200 का है, कौन सा 205, 215. नहीं, आई एम सिंपली फॉलोइंग व्हाट? FIFO. आई एम सिंपली फॉलोइंग FIFO में क्या होता है? सॉरी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो मैं क्या सोचेगा? जो पहला कुर्सी है वो बिक गया, मतलब अभी जो पड़ा है वो कौन सा है? लेटेस्ट प्राइस वाला है. तो अगर मैं FIFO अप्लाई कर रहा हूं तो मैं कौन सा वैल्यू अटैच कर देगा उसको? लेटेस्ट प्राइस. अभी का रीसेंट परचेज प्राइस आई विल अटैच टू द कुर्सी. मतलब 1000 कुर्सी at 220, that's 2,20,000. Compare it with market value, recorded at cost or market price, whichever is less. खत्म. Simple. First in first out. What if I am applying LIFO? Last in first out. Last in first out का मतलब क्या? आया बिका. Last in first out. Last in first out. Last in first out. तो जो 1000 यूनिट बचा है स्टॉक में वो कौन सा रहेगा?
अर्लीस्ट परचेज प्राइस की लेटेस्ट परचेज प्राइस, अर्लीस्ट देखिए लास्ट इन फर्स्ट काउंट आ रहे जा रहे। तो स्टॉक में कौन सा बचा है? ऊपर वाला जो पड़ा है सबसे पहला परचेज प्राइस है 200 रुपया। तो मैं देखेगा नहीं कि उसमें कितना यूनिट्स किसका। इफ आई एम फॉलोइंग LIFO मेथड, व्हाट विल आई डू? 1000 यूनिट्स इनटू 200। FIFO कर रहा हूं तो 1000 इनटू 220 लेटेस्ट परचेज प्राइस, एंड LIFO कर रहा हूं तो अर्लीस्ट परचेज प्राइस। समझा क्यों अर्लीस्ट परचेज प्राइस? क्यों अर्लीस्ट? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अर्लीस्ट प्राइस वाला बचा रहेगा स्टॉक में, भले ही उस एक्चुअल स्टॉक में कुछ 200 का हो, कुछ 205 का हो, कुछ 210 का हो, मेरे को फर्क नहीं। मेथड ले लिया ना तो LIFO में ये करते हैं, इधर लेटेस्ट प्राइस, इधर अर्लीस्ट प्राइस। What is weighted average? What is weighted average? Now let's understand what is weighted average. आपने 50,000 यूनिट्स खरीदा साल भर में, कितना? 50,000 यूनिट्स खरीदा, तो आप उसका वेटेड एवरेज प्राइस ढूंढते हो। आपने 20,000 यूनिट 200 में खरीदा, आपने 15,000 यूनिट्स 210 में खरीदा, और आपने बाकी 15,000 यूनिट्स आपने 205 में खरीदा। ओके, और ऐसे कहते थे 10,000 यूनिट्स 205 में खरीदा और 5,000 यूनिट्स 220 में खरीदा। टोटल 50,000 यूनिट्स हमने परचेज किया है। कितना? 50,000। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 200 इंटू 20,000 कितना होता है? 40 लाख। 40 लाख, ये 15,000 इंटू 210, 31 लाख 50। दिस इज 20.5 lakh, and this is 11 lakhs. I will add it up. Total add करो, कितना होता है? 103 लाख। बराबर है, 103 लाख हुआ। ये मैंने क्या किया, कुछ जो ये प्राइस तो मेरे पास परचेज बिल बुक में पड़ा रहेगा। 20,000 इंटू 200, 40 लाख किया। 20,000 चेयर्स मैंने 200 में खरीदा था साल भर में, 15,000 210 में, 10,000 205 में, और 5,000 220 में। मल्टीप्लाई किया, 103 लाख मिला। 103 लाख डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज 50,000। 206 rupees. 103 lakh divided by 50,000, बराबर है? 103 lakh is 1 crore. 1 crore divided by 50,000 is what? 200, बराबर है? बराबर ना? मतलब ये हुआ इसका वेटेड एवरेज प्राइस, सॉरी, ये हुआ इसका वेटेड एवरेज प्राइस, सॉरी। If I am following weighted average cost method to value the same 1,000 shares, if I am following which method? Weighted average cost method, तो मैं क्या करेगा, 206 का रेट पे कॉस्ट वैल्यू करेगा, 206 का रेट पे कॉस्ट वैल्यू करेगा। तो 206 इंटू 1000 यूनिट्स, तो कितना हुआ? 2,06,000, 2,06,000 कंपेयर्ड विद मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। तो अब हमने देखा कि अगर हम FIFO कर रहे हैं तो मेरा प्राइस क्या हुआ? 220, मतलब मेरा स्टॉक वैल्यू हुआ 2,20,000 लेटेस्ट परचेज प्राइस। इफ आई हैड फॉलोड LIFO, मेरा प्राइस होता 200 इंटू 1000, मतलब 2 लाख। एज पर LIFO मेरा कॉस्ट आ रहा है 2 लाख। सेम 1,000 shares in the godown at the end of the year. If I had followed FIFO, the value of stock would have been at cost. The value of stock would have been 2,20,000. If I had followed LIFO, the value of stock would have been 2 lakh rupees. If I am following weighted average, value of my stock becomes 2,06,000, right? And if I am following simple average, सबसे फालतू मेथड है, कभी वापरने क्या नहीं, okay? No one uses it, just for theory it is. इसमें हम लोग क्या करते हैं, खाली रेट का एवरेज लेते हैं, तो व्हाट इज रेट का एवरेज? ये 4 का एवरेज ले लो, कितना आ रहा है? 200, 210, 25,
220 upon 4. 208.75. So my value would be 208.75 into 1000, which is 2,08,750. So if I am following four different methods of applying the four different methods on my stock, I am getting four different answers. वो आने ही वाला है. आपके मेथड के हिसाब से आपका आंसर चेंज होगा. इसलिए क्या बोला गया, एफआईएम से अलग डेप्री आता है, आरबीएम से अलग डेप्री आता है, वो नहीं वाला है. तो आपको बोला गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में कि एक बार जो मेथड डिसाइड कर लो, वो मेंशन करो, क्या कैलकुलेशन यूज किया वो करो, और कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज उस पर रिकॉर्ड करो. कोई पाबंदी नहीं, आपको जो मेथड अप्लाई करना है कर सकते हो. खाली इंडिया में लिफो बैन है. लिफो इज नॉट अलाउड इन इंडिया बिकॉज दिस इज अगेंस्ट लॉजिक. कोई भी बहुत रेयरली पेरिशेबल गुड्स कुछ रहेगा ना, वो लिफो फॉलो करता है. लेटेस्ट फ्रेश वाला निकल जाए, या आजकल आईफोन में लेटेस्ट वाला निकल जाता है, पिछला रह जाता है. बाकी जनरली ट्रेंड क्या रहता है किसी भी आइटम का, फीफो रहता है कि लिफो रहता है. ऑब्वियसली कोई भी दुकानदार या कोई भी प्रोडक्शन वाला आदमी या कोई भी मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, पुराना स्टॉक पहले निकालेगा और बाद में लेटेस्ट स्टॉक निकालेगा. दिस इज अगेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस. तो ये इंडिया फॉलो नहीं करता है, अब्रॉड में रहता है अभी भी. यहाँ पे हम लोग नहीं करते. तो हम लोग क्या अलाउ करते हैं, फीफो, वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज. इसमें मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस दे आइदर गो फॉर फीफो और दे गो फॉर वेटेड एवरेज. अब इसमें बेटर कौन सा अप्लाई करने में, तो जब 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 आपके प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा हो, जब प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा हो, मतलब ओरिजिनल कुर्सी का वो 200 है और एंड में 300 हो गया, साल भर में 300 हो गया, तो वेटेड एवरेज बन गया. समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा वेरिएशन है प्राइस में, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर वेटेड एवरेज, क्योंकि वो थोड़ा एवरेज कर देगा, प्राइस बैलेंस आउट कर देगा. और फ्लक्चुएशंस अगर कम है तो बेटर गो फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. इज इट क्लियर? तो सबसे पहली चीज, स्टॉक वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? स्टॉक वैल्यूएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट अफेक्ट्स बोथ द प्लेसेस टुगेदर, पीएनएल एज वेल एज बैलेंस शीट. और ये जजमेंट का बात है थोड़ा सा, अब कौन सा मेथड लेते हो उसके हिसाब से आपका आंसर चेंज हो रहा है. अब मैं अगर फीफो लिया तो मेरा स्टॉक वैल्यू ज्यादा है, मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा. अब ये तो 2,20,000 है, व्हाट इफ इट इज 2,20,000 lakhs, तो कितना फर्क पड़ गया प्रॉफिट में सीधा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो बोलने का मतलब, इफ आई एम अप्लाइंग फीफो, माय वैल्यू ऑफ स्टॉक चेंजेस. इफ आई एम अप्लाइंग वेटेड एवरेज, माय वैल्यू ऑफ स्टॉक, सिंपल एवरेज, माय वैल्यू ऑफ स्टॉक चेंजेस. तो इसीलिए बहुत सेंसिटिव एरिया है कि आपका स्टॉक वैल्यू जितना फ्लक्चुएट होता है उतना आपका प्रॉफिट फ्लक्चुएट होता जाता है. स्टॉक वैल्यू ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा, स्टॉक वैल्यू कम प्रॉफिट घटेगा. इसलिए स्टैंडर्ड बोलता है एक मेथड चूज करो, डिटेल कैलकुलेशन दिखाओ, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यूज पे दिखा दो. अब एक बार आपने कोई मेथड अप्लाई कर लिया तो घड़ी घड़ी उसको चेंज करने का अच्छा है. तो दिस बिकम्स एन अकाउंटिंग पॉलिसी. दिस बिकम्स एन अकाउंटिंग, जैसे एफआईएम एंड आरबीएम में अकाउंटिंग पॉलिसीज, याद है? एक बार कोई पॉलिसी अडॉप्ट करो ना, पॉलिसीज इंटरनल रूल्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट्स. तो ये भी एक पॉलिसी है. एफआईएम आरबीएम चूज करना वो भी एक पॉलिसी है. तो एक बार कोई पॉलिसी ले ली तो घड़ी घड़ी डाइवर्ट होने का नहीं. तो फीफो ले लिया, तो फीफो में क्या करोगे, फर्स्ट इन पहला आया पहला गया, पहला आया पहला गया, पहला आया पहला गया, तो बचा क्या, लेटेस्ट. तो लेटेस्ट परचेज प्राइस. लिफो लिया, आपको तो है पढ़ने में, लिफो भी करना है, तो लास्ट इन, लास्ट में निकल गया, लास्ट में निकल गया, तो स्टॉक में कौन सा बचा है, पुराना में, तो अर्लीस्ट परचेज प्राइस. वेटेड एवरेज किया तो गेट द प्रोडक्ट एंड गेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट. वेटेड एवरेज इज द टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ यूनिट्स. Multiplied by the number of units, you get the value of cost of stock. And then simple average, just rates का average, just rates का average. ये किस items के लिए applicable है? Identical. If the items are unique, then FIFO, LIFO, weighted average काम आने वाला. पार्ट डिसाइडेड इसको FIFO नहीं अप्लाई कर सकते. ये पहला आया, ये बात कर रहा है, इसे अप्लाई नहीं कर सकते. उसके लिए क्या करना है? यूनिट, आइटम बाय आइटम बेसिस. आइडियली तो एवरी स्टॉक यूनिट मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस.
बट अभी यूनिक आइटम में 10,000 आइटम है, 1 लाख यूनिट से स्टॉक में थोड़ी आइटम बाय आइटम ले सकता है. सो फॉर दैट यू हैव FIFO LIFO वेटेड एवरेज है. इन सभी चीजों से, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इन सभी चीजों से क्या पता चलेगा? कॉस्ट. अंत में सबका कॉस्ट किसके साथ कंपेयर करना है? मार्केट प्राइस के साथ. और किस भाव पे रिकॉर्ड करना है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज इट क्लियर? अभी ये जो मेथड मैंने आपको बताया ना, इसको बोलते हैं पीरियोडिकल स्टॉक कंसेप्ट. क्या बोलते हैं? पीरियोडिकल इन्वेंटरी या पीरियोडिकल स्टॉक. मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन they apply periodical inventory method. Which method? Periodical inventory. मतलब बिजनेसमैन क्या करते हैं, लास्ट डे पे उनको स्टॉक ढूंढना होता है. साल भर तो स्टॉक घूमते नहीं है, लास्ट डे पे ढूंढना होता है. तो लास्ट डे पे एक स्टॉक वाले को भेजते हैं गोडाउन में, स्टॉक कीपर बोलते हैं उसको, जा काउंट करके ला कितना यूनिट्स. तो आपने कभी देखा होगा अगर गोडाउन वेयरहाउस चेक किया है या गए हो, एक आदमी ऐसा टेबल लेकर ऐसा काउंट करते रहता है, या इधर भी करते रहता है. अपना बिग बाजार वगैरह में भी देखा होगा, यूनिट्स देखते रहता है, टिक करते रहता है. वो बंदा क्या कर रहा है? काउंट ले रहा है. क्या ले रहा है? तो आपने जाके, आप चेयर डीलर हो तो 1000 कुर्सियां काउंट की. क्या की? काउंट. वो फिजिकली काउंट होते हैं. क्या होते हैं? फिजिकली काउंट होते हैं. फिर उन पे रेट अप्लाई किया जाता है. FIFO कर रहे हो तो ये, LIFO कर रहे हो तो ये, वेटेड एवरेज है तो ये, सिंपल एवरेज है तो ये. इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं पीरियोडिकल इन्वेंटरी मैनेजमेंट. क्या बोलते हैं? पीरियोडिकल इन्वेंटरी मैनेजमेंट. स्वस्त आणि मस्त, छोटा बिजनेस के लिए बेस्ट. क्या करने का बोलता है ना जेठालाल, अरे मगर काका देखो तो कितना है स्टॉक गोडाउन में, देख के आओ. तो वही करता है, काउंट करने का, रेट अप्लाई करने का, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस. फिजिकल काउंटिंग के साथ रेट अप्लाई होता है. पूरा साल भर स्टॉक कैलकुलेट होता नहीं, ईयर एंड पे फाइनल अकाउंट्स के बाद. इज इट क्लियर? तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस स्मॉल टू मीडियम साइज दे अप्लाई दिस मेथड. सस्ता होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता, साल में एक बार करो, लास्ट डेट पे मगजमारी. दूसरा एक और मेथड होता है, उसको बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम. क्या बोलते हैं? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम. ये बड़े बिजनेसेस अप्लाई करते हैं, जहाँ पे बड़े लेवल पे डील हो रही है, करोड्स ऑफ यूनिट्स लगे हुए हैं, करोड्स ऑफ रुपीस का टर्नओवर हो रहा है. वो लोग लास्ट डे पे जाके काउंटिंग लेके ऐसा काम नहीं करते. वो लोग क्या करते हैं, सब लिंक बना के रखते हैं और कंप्यूटराइज सिस्टम डेवलप करके रख देते हैं. गोडाउन के गेट कीपर से लेके गेट पास सर्विस, चालान नंबर, उधर से जो भी निकला तुम्हारा ई-वे बिल, वहां से लेके आपका स्टॉक वैल्यू और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, ये सब अटैच रहता है. और सामने कंप्यूटर पे स्टॉक रजिस्टर बनता है. क्या बनता है? स्टॉक रजिस्टर. परपेचुअल सिस्टम इज बेटर नो डाउट, but more time consuming and more cost involved and more personal required. आपको आदमी भी ज्यादा लगेगा मैनेज करने के लिए, बट सिस्टम बेटर है. क्या करता है परपेचुअल सिस्टम? परपेचुअल सिस्टम में कंप्यूटर में बनता है स्टॉक लेजर. क्या बनता है? हम लोग मैन्युअली बनाएंगे, कंप्यूटर में बनता है स्टॉक लेजर. स्टॉक लेजर में क्या होता है? स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक लेजर बोलो. उसमें हर महीने नहीं, हर हफ्ते नहीं, हर दिन नहीं, हर ट्रांजैक्शन के बाद कितना यूनिट्स आया वो ऐड हो जाएगा, कितना यूनिट्स गया वो लेस हो जाएगा, कितना यूनिट्स पड़ा है स्टॉक में वो भी दिख जाएगा. आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन कितना आया, कितना गया, कितना बचा, कितना आया, कितना गया, कितना बचा, कितना आया, कितना गया, कितना बचा. हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको यूनिट्स दिख जाता है. अंडर विच सिस्टम? परपेचुअल सिस्टम. अंडर परपेचुअल सिस्टम. तो इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कुछ झोल चपाटा तो नहीं है, कुछ चोरी चपाटी तो नहीं हुआ, गोडाउन से कुछ मिसिंग तो नहीं है. तो इमीडिएटली पता चल जाता है. वो पीरियोडिकल में पता नहीं चलता. पीरियोडिकल पे लास्ट डे पे गए, काउंट किया, आपको लग रहा था 1000 यूनिट निकलेगा, निकला 900 यूनिट. फिर वो 100 यूनिट लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, फ्लड, जो भी है उतना निकल गया. इसलिए आप एडजस्टमेंट में देखते हो वो चीजें, ठीक है. गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस बाय फायर. क्योंकि हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? पीरियोडिकल. तो हमारा स्टॉक वैल्यू हो गया
और फिर जो डिफरेंस आया वो हो गया क्या तुम्हारा लॉस बाय फायर फ्लड थेफ्ट व्हाटएवर फलाना ठीक था। तो परपेचुअल में ये चीजें दिखती, मतलब ये बैलेंसिंग आपके सामने है, एवरी ट्रांजैक्शन के बाद कितना स्टॉक है, कितना गया, कितना बचा। तो एवरी ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन you get the detailed value of stock under which system? Perpetual. So which one is better? कि आज के डेट में perpetual system भी काफी cheap हो गया due to technology and all. तो एक बार system develop करके रख दिया तो काफी सारे medium size business भी they follow this system. Okay, perpetual, not periodic. अभी भी जो बहुत छोटे बिजनेस है they still go for periodical. आपको सिलेबस में अभी भी कुछ नहीं दिया तो you have to assume it's periodical, but nowadays most of the business they go for perpetual. So first of all, समझ में आया स्टॉक का यूज क्या है, कॉस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट फ्लक्चुएट्स प्रॉफिट्स एंड फ्लक्चुएट्स वैल्यूज ऑफ बैलेंस शीट। कैसे वैल्यू करना है स्टॉक, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। यूनिक है तो इंडिविजुअल, अगर नॉन यूनिक है तो 4 मेथड्स। ये कौन सा सिस्टम मैंने बताया आपको, दिस इज periodic, this is periodical concept, बराबर है। There is one more system called what? Perpetual. Perpetual में क्या होता है? Do you value it at the end? Do you value it at the end of the year? No. When do you value stock? After every transaction. Updated value of stock you get in the register. Okay. Now all these were historical. There are 2 more methods called non-historical cost methods. Non-historical cost. Non-historical cost methods are mainly applicable to those items जिनका भाव है ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है मार्केट में। सॉरी, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में आपका आ जाता है, समझो क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल है, मेटल्स है, मिनरल्स है, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ओके, क्रिप्टो का स्टॉक ओके, गुड्स का बात चल रहा है, गुड्स का बात चल रहा है। तो नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में आपको नहीं है सिलेबस में, उसमें वेरिएंस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ जाता है उसको। ओके, सो Be quiet. See. Sorry. Quiet now. So, non-historical cost method. सुनो, non-historical cost method कौन से आइटम्स पे रहता है? जिन आइटम पे हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, like those items which fluctuate continuously in the value, that is crude oil, gold, silver, उनके लिए एक मेथड होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। क्या रहता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक आप लोग लर्न करेंगे, सीए इंटर में आएगा आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक। एक सॉर्ट ऑफ वेटेड एवरेज रहता है बट थोड़ा डिटेल में, दैट इज व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। एंड दूसरा मेथड आता है इधर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड या फिर रिटेल मेथड। क्या होता है? अभी लेट से कोई रिटेलर है जैसे वॉलमार्ट, अभी यहाँ पे आपका बिग बाजार है, डीमार्ट है, डीमार्ट का स्टोर देखा है जाके, उधर क्या रहता है? आइडेंटिकल आइटम्स तो रहता है बट क्या एक ही प्रकार का आइडेंटिकल आइटम में डील करें कि 100-200 या 500-1000 आइटम्स है, more than 1000. You will find varieties. You will find soaps of similar types. But वो सोप में भी कितना वैरायटी है, जैसे शैम्पू है, कोल्ड ड्रिंक है, बिस्किट्स है, कितना सारा आइटम है। तो उसमें वो हर एक चीज का अलग अलग करने जाएगा कि सोप का अलग फीफो करो, शैम्पू का अलग करो, कोल्ड ड्रिंक का अलग करो, बिस्किट्स का अलग करो, तो पागल हो जाएगा। तो वो लोग क्या अप्लाई करते हैं? रिटेल मेथड। व्हाट डू दे अप्लाई? रिटेल मेथड या फिर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। उसमें क्या किया जाता है? बहुत सिंपल है, यूनिट सबका काउंट किया जाता है, यूनिट
सबका काउंट किया जाता है, एमआरपी से मल्टीप्लाई किया जाता है, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एमआरपी। तो आपको क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। अभी दुकान का मार्जिन मोर और लेस डिसाइडेड रहता है, किसी पे 10%, किसी पे 20%, 15%। तो ऑन एन एवरेज समझो 20% मार्जिन है उसका। कितना है? 20। तो सीधा सेलिंग प्राइस का complete selling price, total selling price of all the items together, they will calculate it. How? Count the units, multiplied with MRP. Count the units, multiplied with MRP. So you get the total selling price. Let's say the total selling price is 50 lakh rupees. Margin of the store is 20%. So 50 lakh में से 20% हटा दो तो 40 lakh is the value of stock. Simple. स्टॉक में जितना यूनिट्स है उसका टोटल सेलिंग प्राइस ढूंढ लो। 50 लाख है, 20% मार्जिन हटाओ तो कॉस्ट मिल गया ना 40 लाख। सो 40 लाख विल बी कंसीडर्ड एज द वैल्यू ऑफ स्टॉक। 40 लाख विल बी कंसीडर्ड एज द वैल्यू ऑफ स्टॉक। उसमें फिर वो मगजमारी नहीं करता है, इसमें 15% था, इसमें 18% था। ऑन एन एवरेज जनरल मार्जिन निकालते हैं, माइनस करते हैं, गेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। क्योंकि दैट बिकम्स इजियर। उसको इंडिविजुअल यूनिट्स करने में बहुत मगजमारी होता है। So that's why where this method is useful for which types of businesses who deal in 1 or 2 or 3, 4 items which are identical in nature. But if you are dealing in hundreds of items which are identical in nature, if you are dealing in hundreds of different items which are identical in nature, like a retail store or a supermarket, it becomes very tedious for you to apply this. If possible to apply, ये बेस्ट ही है, बट नहीं होता है तो go for this. Calculate the MRP, subtract the margin, get the cost, finish. This is called retail method. This is called retail method. Did you get the logic? ये किसको applicable है? Identical में 3, 4, 5 वैरायटी है, बट ये किसको applicable है? Identical में बहुत सारा है, एंड जिसमें फ्लक्चुएट होता है उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट। यू डोंट हैव स्टैंडर्ड कॉस्ट। So these are called as non-historical cost method. Non-historical cost को हम लोग cost consider करते ही नहीं, and these are called as historical cost. इसको cost और market price compare करेंगे, ठीक है? अभी periodical तो मैंने बताया, अभी perpetual में stock register बनाते हैं, कैसा दिखता है? Let's do it along with the problem. All of you take some number. Page 139, 140. 141, पेज 141 देखो। हाँ बोलो, क्या था डाउट? किसको डाउट था? युग का हिस्टोरिकल और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट में तो कॉस्ट प्राइस देखता है ना, कितने का माल आया, और मार्केट के साथ कंपेयर करता है लोअर प्राइस में। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में कॉस्ट देखता ही नहीं, सीधा मार्केट प्राइस देखता है, सेलिंग उसमें से अपना मार्जिन हटा दे तो अपने आप कॉस्ट। हाँ, बट वो उतना तो करना पड़ेगा, एमआरपी तो उतना मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, और वो रिकॉर्ड में भी रहता है। हमारे पास जो यूनिट्स है उतना रिकॉर्ड में एमआरपी पड़ा है तो लो, पर उतना तो करना पड़ेगा। यू हैव टू कैलकुलेट द सेलिंग। चलो पेज 139, 141 सब नंबर। वेट आई टेल यू, yeah, sum number 13 sum 13 sum। अभी look at 13 sum, please don't talk। Following are the details of a spare part of Shriram Mills। आपको करना है FIFO, LIFO and weighted average। ठीक है, FIFO, LIFO and weighted average उधर लिख दो। Periodic and perpetual, periodic and perpetual,
दोनों तरीके से विल कैलकुलेट। अच्छा, पीरियोडिक और परपेचुअल में भी अलग अलग आंसर आ सकता है, आपको समझ में आएगा कैसा मैं बताएगा। व्हाट इज पीरियोडिक सिस्टम यू अंडरस्टूड? One day go, count stock and apply the rate. What is perpetual? After every transaction. So what now we are making is called stock ledger. इसको क्या बोलते हैं? Stock ledger. तो पहला हम लोग करेंगे FIFO perpetual. FIFO perpetual, इसमें बनाएंगे stock ledger. Stock ledger दो साइड मत लेना, एक ही साइड लेना। एक ही साइड पे आपको ऐसे एक स्टॉक लेजर बनाना है। ओके, टोटल आपके आएंगे 9 कॉलम्स, बट छोटा छोटा है, पेटी कैश बुक जीता है तो टेंशन नहीं है। ओके, ये है आपका रिसीट्स, ये है आपका इश्यूज और ये है आपका बैलेंस। एक ही साइड पे करना है। एक मिनट बता रहा हूँ सब, रुको जरा। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ओके, चलो अभी सुनो। हाँ, अभी ठीक है? हाँ सुनो, इधर क्या दोनों FIFO भी पीरियोडिक परपेचुअल होता है। कोई भी सिस्टम आप दोनों कर सकते हो, परपेचुअल एज वेल एज पीरियोडिक। अभी आपको डिफरेंस समझेगा, देखना ध्यान से। ये एक ही साइड पे बनाना है, दो साइड मत लेना, एक ही साइड पे बनाना है। 3 बड़ा पार्टीशंस है। दिस इज रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंस। हाँ बोलो। एंड क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट बना लो फटाफट। और इधर सीरियल नंबर, डेट आएगा, इधर एक डेट लिख। डेट पहला वाला डेट आएगा। डेट पतला सा बनाओ चलेगा। सबसे पहला डेट पतला बनाओ चाहिए। डेट पतला बना दो। हाँ लिखना है यार, बट आराम से लिखेंगे। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट लिखा। रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस। रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस। मतलब रिसीट्स मतलब स्टॉक आया, इश्यूज मतलब स्टॉक गया, और बैलेंस मतलब इतना बचा। ड्रॉ करो 9 कॉलम्स। पूरा पेज, हाँ फुल पेज। एक पेज FIFO, एक पेज वेटेड एवरेज, एक पेज LIFO। करो धीरे-धीरे आंसर बोल रहे हैं। एक दिन का मेमोरी है। एक जन एब्सेंट है। चलो हाँ चलेगा, डेट का पतला बनना चलेगा। डेट का पतला कॉलम बना लो। हाँ आराम से तो दिखेगा ना, पता चलेगा। हाँ अभी क्वांटिटी के लिए क्या अंदर अंदर ये हेड्स है, हेड्स में चलता है। अमाउंट का थोड़ी AMT लिखता ही नहीं। अभी सुनो,
पहले मुझे बताओ which method are we doing right now? FIFO and perpetual और periodic? परपेचुअल में ही स्टॉक लेजर बनता है, पीरियोडिक में कभी स्टॉक लेजर बनता नहीं। पीरियोडिक में सीधा फिजिकल काउंट एंड रेट खत्म। मैं पीरियोडिक भी करेगा इसके नीचे FIFO वंस आई कंप्लीट परपेचुअल, इसी का पीरियोडिक भी आपको बताएगा, ठीक है। पहले FIFO परपेचुअल देखो, सम देखो 13 सम 1st January 2003 दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक इज नील 1103, ऐसा लिख देने का, ओपनिंग स्टॉक इज नील, ओपनिंग स्टॉक इज नील, रैंडम ओपनिंग स्टॉक इज नील, पहले लाइन पे ओपनिंग स्टॉक इज नील, ओके। ऐसे फर्स्ट लाइन फिल कर दो, ओपनिंग स्टॉक नील, ओपनिंग स्टॉक नील। नाउ फर्स्ट परचेज इज ऑन 1103, ध्यान से देखना सब लोग, 1103 को परचेज किया है, सो रिसीट्स की इश्यूज, हाँ एक लाइन छोड़ के, रिसीट्स की इश्यूज, अगर परचेज किया है, रिसीट्स बिजनेस में माल आया, रिसीट्स मतलब माल आया, इश्यूज मतलब माल गया। ये स्टॉक का बात चालू है, स्टॉक लेजर है, स्टॉक लेजर, दिस इज स्टॉक लेजर। रिसीट्स मतलब गुड्स आया, इश्यूज मतलब गुड्स गया, और बैलेंस मतलब गुड्स बचा। तो 1103 परचेजेस 100 यूनिट्स एट 30 पर यूनिट, तो कितना हुआ 3000। एकदम ध्यान से देखना है, बहुत इजी, टैग आ गया तो इट्स वेरी सिंपल, नहीं तो घूमते रहोगे। 100 यूनिट्स एट 30 पर यूनिट 3000, ओके। इश्यूज कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, update the balance, update the balance 100 units at 33,000, update the balance 100 units at 33,000, okay। Next, issued for consumption, issued for consumption 15 तारीख को इश्यू किया है, तो कौन से कॉलम में लिखना है, लाइन छोड़, इश्यू के कॉलम में लिखना है कितना यूनिट्स है, बट वो 50 यूनिट का रेट नहीं दिया, बट वी आर डूइंग FIFO, सो फर्स्ट इन, तो इसी में से दिया रहेगा, तो इसी में से 50 यूनिट दिया, एट विच रेट 30, सो टोटल इज 1500। अगेन अपडेट द बैलेंस, नाउ बैलेंस में कितना बचेगा 50 यूनिट एट 30 पर यूनिट, तो 1500। कॉमन सेंस ही है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बट प्रेजेंटेशन एकदम अच्छे से देखना, ठीक है। उसके बाद पढ़ो क्या है, 15 तारीख के बाद है 1 फरवरी को, डेट वाइज जाना है आपको, ठीक है। 1 फरवरी को क्या हुआ है, परचेज, परचेज मतलब किधर लिखूं, रिसीट्स 240 रुपीज, दैट इज 8000, 240 रुपीज, दैट इज 8000। नाउ लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, how will you write the balance? See, we are doing FIFO, okay, आप कोई भी मेथड करो, FIFO, LIFO, weighted average, स्टॉक लिखने का तरीका यही रहेगा। पहला क्या लिखने का, ऊपर वाला स्टॉक, ये तो बड़ा ही है, ये और आ गया, तो अभी स्टॉक कैसा लिखने का, ये 50 यूनिट्स एट 30 1500, और फिर ये 200 यूनिट्स एट 40 8000, अलग अलग, 250 ऐड नहीं करने का। ये 50 तो था ही, ये 50 था ही ना, इसको भी लिखने का, और फिर ये 200 को उसके नीचे लिख देने का, समझा। अभी आपके पास टोटल कितना है 250 यूनिट्स, बट रेट के साथ। दिस इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ परपेचुअल सिस्टम। हर एक स्टॉक क्या रेट पे पड़ा हुआ है, सब आपके पास पड़ा रहेगा, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद दिखता रहेगा, समझा। कैसे अपडेट किया स्टॉक, ये 50 वैसे का वैसा, और ये 200 उसके नीचे, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के इश्यूज है, इश्यूड फॉर कंजम्पशन 15 फरवरी को इश्यू किया, तो माल आया कि माल गया। अब ध्यान से पढ़ो, कितना यूनिट्स इश्यू किया, 100 यूनिट। बोर्ड पे देखो, व्हाट आर वी फॉलोइंग, FIFO मतलब फर्स्ट इन
फर्स्ट टर्म, तो पहले कौन सा निकालू? 50। तो इश्यूज में क्या लिखने का है? 50 कौन से रेट वाला? 30 वाला निकल गया 1500। और कितना इश्यू करना है? 50, और वो किस में से करोगे? 200 में से। तो 50 एट विच रेट? 40, सो 2000। ये 50 पूरा गया और इस 200 में से और 50 गया। अब बचेगा कितना? ये तो पूरा गया है, इसमें से कितना बचा? 150 कौन सा है? 30 वाला कि 40 वाला? 40 वाला। समझा कुछ? लाइन बाय लाइन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले 50 वाला निकला, फिर 200 में से 50 वाला और निकला, क्योंकि 100 यूनिट्स इश्यू किया था। तो बैलेंस में ये तो गया पूरा, यही है, लेकिन इसमें से 50 जा चुका है, तो बचा 150। क्लियर? गॉट इट? देन रीड व्हाट इज देयर फर्दर। इश्यूड फॉर कंजम्पशन, वापस। सो issued for consumption 20th February। issued कितना issued है देखो, सॉरी, हाँ 100 और 100 यूनिट। अभी किस में से निकालू 100? यही 150, और कोई है ही नहीं मेरे पास, तो 100 एट व्हाट रेट? 40, तो 4000 मिला। ये 50, ये 100 इस 150 में से निकलेगा 40 वाला। अब बैलेंस कितना बचा? 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40, दैट इज 2000। बराबर है? अपडेट करना जरूरी है, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद अपडेट। क्लियर है? देन एक और परचेज हुआ है 1 मार्च को। 1 मार्च को परचेज हुआ, तो किधर लिखूं? रिसीट 150 एट 50 कितना होता है? 7500। अब स्टॉक कैसे लिखूं? पहले ऊपर वाला 50 एट द रेट ऑफ 40, 2000, फिर ये 150 एट द रेट ऑफ 50, 7500। इज इट क्लियर? मिला? समझ रहे हैं? उसके बाद एक और इश्यू है 100 यूनिट्स का। दिस इज ऑन 15, 100 यूनिट का इश्यू है। बताओ 100 यूनिट कैसे निकालो? वी आर डूइंग FIFO, तो पहले ये 50 जाएंगे, राइट? 50 कौन से रेट वाले? 40 वाले। ये हुए खत्म, गया। उसके बाद इस 150 में से और कितना निकाले? और 50, सॉरी, एट विच रेट? सो ये हो गया 2500। अब कितना बचा? ये पहला वाला तो मुड़ गया, इसमें से 50 गया, तो 100 इंटू 50, 7000, 100 इंटू 50, 5000। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर FIFO परपेचुअल, एज पर FIFO परपेचुअल। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद मैंने अपडेट कर लिया वैल्यू, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या बना? 5000। इधर लिखने का वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50, which is 5000. Value of closing stock is 100 into 50, 5000. Now the same thing by FIFO periodic. तो इधर लिख दो FIFO periodic, FIFO periodic। FIFO अगर मैं periodic अप्लाई करूं, नीचे लिख दो टेबल के बाद एंड में। ये परपेचुअल का आंसर था। अभी पीरियोडिक का एक लाइन में आ जाएगा। पीरियोडिक में आप क्या करते हो? गोडाउन में गया, लास्ट डे काउंट किया, काउंट करेगा तो कितना यूनिट्स मिलेगा? 100 यूनिट्स मिलेगा। बराबर है? 100 यूनिट्स मिला। अभी वो देखेगा नहीं कि क्या भाव पे आया, क्या भाव पे गया, वो सब गया भाड़ में। वो क्या फॉलो कर रहा है? FIFO। वो देखेगा अपने बिल्स, परचेज वाले बिल। कौन से?
तो परचेज का रेट देखो, आपके पास पहला परचेज रेट 30 रुपए, फिर 40 रुपए, फिर 50 रुपया। कौन सा रेट अप्लाई करना है? 50 रुपया। लास्ट 150 यूनिट क्या प्राइस पे है? 50। लेटेस्ट परचेज प्राइस, आर यू गेटिंग दैट? लेटेस्ट परचेज प्राइस का मतलब जो ऊपर वाला तो वो निकल गया, जो लेटेस्ट वाला है वो पड़ा है, बराबर है? तो लेटेस्ट परचेज प्राइस कितना है आपका? 50 रुपीज। तो फीफो पीरियोडिक क्या करना है? स्ट्रेट 50, कितना यूनिट्स है? 100 यूनिट्स इनटू 50, दैट इज 5000। ये कोइंसिडेंटली अभी सेम आ रहा है, बट ओपनिंग स्टॉक वगैरह जब रहेगा तब आंसर चेंज हो जाएगा। फीफो में मोस्टली जब ओपनिंग स्टॉक नहीं रहता, यू गेट द सेम आंसर। इज दिस क्लियर? अगर सिर्फ पीरियोडिक करना होगा तो सब नेट करना पड़ेगा ना, पहले क्वांटिटी। पीरियोडिक करना है ना, तो ये कुछ नहीं पड़ा, सीधा यूनिट्स देख लेगा। यूनिट्स कितना बचा है बैलेंस? हाउ विल यू गेट बैलेंस? रिसीट्स माइनस इश्यूज। Receipts minus issues is balance. यूनिट्स खाली यूनिट्स को प्लस माइनस करो, बैलेंस यूनिट्स देखो, और यूनिट्स इनटू रेट, लेटेस्ट रेट यूनिट्स का नेट। ओके, तभी ना पीरियोडिक, तभी ना परपेचुअल। स्टॉक लेजर कब बनेगा? अब सेम कॉलम वापस ड्रॉ करो, वी आर डूइंग लीफ। इसमें कुछ नहीं दिया इसलिए दोनों बना। हमने लिखा ना, मैंने लिखवा है परपेचुअल एंड पीरियोडिक। नहीं देगा वो लोग, इसमें प्रिंट नहीं डालता, बदल ड्रॉ द सेम टेबल फॉर लीफो। फटाफट। क्यों? सेम ही तो है। आराम से फिट हो जाएगा एक साइड। दिस इज लीफो परपेचुअल। ध्यान से अभी लीफो परपेचुअल। क्या किया? ले लो उधर, ले लिया। और कितना है? बॉल। $52 ही है ना, उसके बाद अभी 11 था, 11 था। एक महीने में 1 मंथ अरे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो यूनिट्स कौन सा रेट था आपके पास? 30-40 30 वाला है बिग चू, 40 वाला है बिग चू, तो बचा कौन? दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट। तो बचेगा कौन सा? लेटेस्ट परचेज स्टॉक। बड़ा चलो अभी लीफो कर रहे हैं। व्हाट आर वी डूइंग? लीफो। पहले लाइन पे लिखो ओपनिंग स्टॉक इज nil. Opening stock is nil. Now silence. First one purchase है 100 units at 30 per unit. So 133,000. Update the balance 133,000. Same sum with LIFO 133,000. 133,000.
हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस अपडेट करना भूलने का नहीं। देन देयर आर इश्यूज। इश्यू किया है, मिला कितना यूनिट है? 50 यूनिट इश्यू किया है। अभी हम लोग लीफो करेंगे, फीफो एक ही है यहाँ पे, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट यही जाएगा। 15 to 30 1500। अब स्टॉक में कितना बचेगा? 15 to 30 1500। इज दैट राइट? सही बात है। सही बात करेक्ट है। अभी अगेन परचेज 200 at 40, 200 at 40 तो कितना हुआ? 8000। अब बैलेंस कैसे लिखना है? वैसे ही लिखना, उल्टा बैलेंस मत लिखना। ओके, बैलेंस वैसे ही लिखना है। पहले ये 50 at 30 1500, फिर ये 200 at 40 8000। बैलेंस वैसे ही लिखना है। पुराना वाला लेके आओ, नया वाला ऐड करो, पुराना वाला लेके आओ, नया वाला ऐड करो। समझ आया? यस। अभी दिमाग लगा लेगा। इश्यूड फॉर कंजम्पशन 100 यूनिट्स। अभी आप क्या कर रहे हो? फीफो की लीफो। दिस इज लीफो परपेचुअल। ओके, you have to issue 100 units. Tell me from which stock will you issue? Obviously last day first day. तो ये जाएगा, तो यहाँ पे 100 at what rate? 40। तो कितना हुआ? 4000। Mind it, this is not selling price. This is cost price only. The stock ledger entirely will be maintained at cost price. Which price? आया तो भी cost और गया तो भी cost। कॉस्ट ही है, तो बच्चा को भी कॉस्ट। समझा? तो 40 के भाव का गया। अब हाउ विल यू राइट? 50 at 30 1500। करेक्ट। एंड इस 200 में से 100 गया 100 at 40 which is 4000। Is it clear? Got it? Got it? तो मिला कि नहीं? Sorry. समझा? पक्का? क्लियर? अगेन योर परचेज, अगेन योर इश्यू। कितना? 100 यूनिट्स। अभी इधर देखो, 100 यूनिट्स कहाँ से इश्यू करेगा? लीफो कर रहा है। क्या कर रहा है? लीफो। सो will you issue from this 50 or 100? Last date first out। ये 100 निकल जाएगा। At what rate? 40। तो 4000। तो बचेगा क्या? 50 at 30 1500। 50 at 30 1500। Is that right? मिला? Okay? Please be quiet। Then next, audit purchaser 150 units at 50 तो 7500। अब how will you write the balance? पहले ये 50 लेके आओ, ये 50 कैरी फॉरवर्ड और ये ऐड 150 50 7500। बराबर? अभी वापस इश्यू किया है, ध्यान से, वापस 100 यूनिट्स इश्यू किया है। कहां से निकालेंगे 100 यूनिट्स? 150 में से कि 50 में से? लास्ट रेट फर्स्ट हाफ। तो 100 50 5000, राइट? लास्ट रेट फर्स्ट हाफ, बराबर? अब बैलेंस कितना बचा? ये 50 तो पड़ा ही है ना? और ये कितना है अभी? 50 पड़ा है at 50 which is 1500। So this is the value of stock, right? Under LIFO, under LIFO perpetual। तो value of closing stock इधर लिख देगा, value of closing stock is 50 into 30, 1500 plus 50 into 50 2500। So what is the total value? 4000। Total cost is what?
4000 अंडर LIFO परपेचुअल। इसको आप किसके साथ कंपेयर करेंगे? मार्केट वैल्यू के साथ। किसके साथ कंपेयर करेंगे? मार्केट वैल्यू के साथ। एंड विल रिकॉर्ड इट एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज। दिस इज फॉर बिग बिजनेसेस, ओके? पीरियड परपेचुअल सिस्टम, स्टॉक रजिस्टर, big businesses. Now the same thing you can do it by which method? Periodic. Small businesses, okay? LIFO periodic. लिख दो LIFO periodic. LIFO periodic. Sorry. अब अगर आप LIFO periodic कर रहे हो, सुनो ध्यान से, अगर आप LIFO periodic कर रहे हो, will you make stock ledger? No. Will you update the stock after every transaction? No. What you will do? You will just send your go down keeper on the last date, final accounts के दिन पे जा काउंट लेके आओ। उसने काउंट किया, तो काउंटिंग में उसको कितना यूनिट्स मिलेगा? यूनिट्स तो 100 ही रहने वाला है, ओके? यूनिट्स तो 100 ही रहने वाला है। अब आप क्या फॉलो कर रहे हो? LIFO। तो आप सोचोगे LIFO में आपको कौन सा प्राइस लेना है? लेटेस्ट की अर्लीस्ट? क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट तो निकल गया लेटेस्ट वाला, तो बचा कौन सा? अर्लीस्ट। अर्लीस्ट का प्राइस देखो, परचेज प्राइस ये बिल्स में रहेगा सीधा 30 तो 3000। सर आंसर अलग आएगा, वो आने ही वाला है और वो आपको भुगतना पड़ेगा, वो डिफरेंस आपको झेलना पड़ेगा। क्यों? चॉइस नहीं है। आपको ज्यादा एक्यूरेट आंसर चाहिए, आप कौन सा सिस्टम डालो? परफेक्ट। अगर आप पीरियोडिक कर रहे हो तो थोड़ा बहुत 19-20 आंसर आने वाला, you do not have a choice. Is it clear? If you are doing LIFO periodic, it's 3000. If you are doing LIFO perpetual, it's 4000. एक मिनट। ओपनिंग बैलेंस वाला, ओपनिंग बैलेंस का यूनिट्स देखने का 100 से कम है तो वो निकल गया, मतलब 50 यूनिट है तो 50 यूनिट का रेट वहां से लेने का और बाकी 50 का फर्स्ट परचेज। पीरियोडिक रिसीट्स माइनस इश्यूज। हाँ ये भी है। देखो आइडियली है ना, लेटेस्ट परचेज प्राइस देखा जाता है। क्या है लेटेस्ट परचेज प्राइस? 30। लिखो अर्लीस्ट परचेज प्राइस देखा जाता है। व्हाट इज द अर्लीस्ट परचेज प्राइस? या FIFO कर रहे हो तो लेटेस्ट परचेज। व्हाट इज द लेटेस्ट परचेज प्राइस? 50। यूनिट्स देखा नहीं जाता, बट मॉड्यूल वो लोग देखता है। इट इज नॉट राइट, बट वो करता है और मार्क्स को उसके हिसाब से देगा। तो अगर आपके फर्स्ट परचेज में कितने यूनिट्स थे? फर्स्ट परचेज में 100 यूनिट्स थे और स्टॉक में भी कितने थे? 100 थे, तो मैंने 30 रुपीज से मल्टीप्लाई किया। अगर फर्स्ट परचेज में 60 यूनिट्स होते, कितने? 60, और मुझे 100 का चाहिए ना, यहाँ से 60 यूनिट्स का 30 रुपीज लेने का और 40 यूनिट्स का नेक्स्ट परचेज। 40 यूनिट्स के लिए नेक्स्ट 40 रुपीज लेने का, मतलब 60 into 30 और 40 into 40। अगर यूनिट्स कम है तो रियलिटी में हम लोग ये देखते नहीं। अगर FIFO है लेटेस्ट परचेज प्राइस, अगर LIFO है अर्लीस्ट परचेज प्राइस, बाकी सब क्या बात। यूनिट्स एक्चुअली देखने का नहीं रहता, ओके? बट इधर मॉड्यूल हम लोग ने किया है ऐसे, so that's why we are doing it, otherwise वो करने की जरूरत नहीं है। दोनों में FIFO LIFO दोनों में देखने का यूनिट्स कितना है, ओके? 100 से ज्यादा है तो प्रॉब्लम नहीं है, कम है तो एक ऊपर वाला नहीं, वो भी आएगा, बताऊंगा। चलो नेक्स्ट करते हैं वेटेड एवरेज। ड्रॉ द सेम टेबल फॉर वेटेड एवरेज। कोई सेम हाँ दिस इज फॉर वेटेड एवरेज। वापस ड्रॉ करो। हाँ
चलो गाइस कोई वेटेड एवरेज कर ड्रॉ करो